हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फेस कोच। और जैसा कि मैंने आपको पिछली भी वीडियोस में बताया हुआ है, ये T20 सीरीज़ है जहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट 2025। यहां पर मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में फिर से बात करने वाला हूं, और मैं बात करने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन को लेकर के। आप जानते हैं, फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट है कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, लेकिन जो कंफ्यूजन होता है वो होता है फ्रिक्शन के कैलकुलेशन को लेकर के। तो आइए पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा इसके बारे में, इसको डिस्क्राइब करूंगा, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज और थोड़ी मजबूत हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपसे बात करूंगा फ्रिक्शन के बारे में। आप जानते हैं, मैं एक लाइन में आपको बता देता हूं कि फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और दो सॉलिड सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं और वहां पर या तो कोई रिलेटिव मोशन हो रहा हो या फिर इंपेंडिंग मोशन हो रहा हो, यानी मोशन की कोशिश हो रही हो, तो फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आता है और फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन हमेशा 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 रिलेटिव मोशन या इंपेंडिंग मोशन के अपोजिट लगता है। यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे हम लोग यहां बात करने के लिए इस वीडियो में हैं, और वो ये है कि आखिर इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रिक्शन की वैल्यू को समझने के लिए आपको दो टर्म समझने पड़ेंगे। सबसे पहले एक टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अभी मैं आपको फ्रिक्शन के लॉ के बारे में बताऊंगा। एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो फ्रिक्शन की वैल्यू को तय करता है। अगर आप इसको बहुत मोटे तौर पे देखें तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो सरफेस होता है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी रफनेस पे डिपेंड करता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो तीन तरह का होता है किसी भी सरफेस के लिए। एक स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एक रोलिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है किसी एक सरफेस के लिए अलग अलग वैल्यूज का हो सकता है। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि बॉडी जो उसके कांटेक्ट में है, सरफेस के कांटेक्ट में है, उस कांटेक्ट में सिचुएशन क्या है, क्या फिजिकल स्टेटस है। कि बॉडी रुकी हुई होगी तो म्यू अलग होगा, बॉडी अगर स्लाइड कर रही होगी तो म्यू अलग होगा, और बॉडी अगर रोल कर रही होगी तो म्यू अलग होगा। देखिए, इस वाले चैप्टर में जो हम लोग फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहां ज्यादातर बात हम म्यू एस और म्यू के की करते हैं। और जब बॉडी रुकी हुई होती है उस वक्त जो म्यू होता है, और जब बॉडी स्लाइड कर रही होती है उस वक्त म्यू होता है, तो म्यू एस ज्यादा होता है और म्यू के कम होता है। राइट? तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। दूसरी चीज जो फ्रिक्शन की वैल्यू को डिटरमाइन करती है वो है नॉर्मल फोर्स। किसी भी बॉडी पे लगने वाले नॉर्मल फोर्स का मतलब ये होता है वो रिएक्शन फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। किसी भी बॉडी पर लगने वाला वो रिएक्शन फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, हम उसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो सिंपली यहां पर आप नॉर्मल फोर्स को देख सकते हैं। नॉर्मल फोर्स इस केस में, जैसे बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है तो mg के बराबर नॉर्मल फोर्स है। और अगर यहां पर देखते हैं तो बॉडी वॉल पे लगी हुई है, हमने जिस फोर्स से दबाया उस फोर्स का जवाब ही नॉर्मल फोर्स हो गया। और अगर इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है तो यहां पर देखिएगा mg cos थीटा एक कंपोनेंट है, इसके बराबर नॉर्मल फोर्स हो गया। तो नॉर्मल फोर्स डिपेंड करेगा कि हमने बॉडी को किस सिचुएशन कैसे रखा हुआ है। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो बेहतर है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू को जान जाइए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब फ्रिक्शन की वैरायटी के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब बॉडी कांटेक्ट में होती है किसी सॉलिड सरफेस के तो उसका फिजिकल स्टेटस क्या है, उसी से तय होगा फ्रिक्शन। सबसे पहले सिचुएशन ये हो सकती है कि बॉडी रेस्ट पे हो और बॉडी पे फ्रिक्शन लगे। जब बॉडी रेस्ट पे होगा, और फ्रिक्शन कैसे लग सकता है, ये तभी लग सकता है जब बॉडी में इंपेंडिंग मोशन हो, यानी मोशन तो ना हो रहा हो पर मोशन की कोशिश हो रही हो। आपने महसूस किया होगा कभी कभी आप किसी बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहे होते पर खींच नहीं पाते हैं, तो उस वक्त कौन है जो उसे रोके रखता है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है। जितना फोर्स आप उसे चलाने के लिए यानी मोशन के लिए लगाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही होती है। जितना फोर्स आप बॉडी को चलाने के लिए लगाते हैं उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है।
अच्छा, एक चीज और है, मैंने आपको बताया स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है, वेरिएबल होती है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो म्यू एस इंटू एन के बराबर होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन के बराबर होती है, ठीक है, म्यू एस इंटू एन, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू एस एन होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम तक जाती है, जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दे। अगर कोई बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी तब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा हम उसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, यहां आपके सामने लिखा हुआ है म्यू के इंटू एन। देखिए, जब बॉडी स्टेशनरी है यानी रुकी हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और वो वेरिएबल होता है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वेरिएबल है, मैंने आपको बताया सेल्फ एडजस्टिंग, और उसका डायरेक्शन इंपेंडिंग मोशन के अपोजिट होता है। जिधर आप बॉडी को चलाना चाह रहे होंगे उसके अपोजिट होता है, ठीक है। और अगर काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है। तो आपको देखना होगा कि किधर बॉडी में रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके अपोजिट होगा। अगर मैं आपसे अगली बात करूं, यहां पर कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक चीज और है, एक सवाल यहां पूछा जाता है आपसे कि भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है या कम? देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर के मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इसी में बीच में कहीं ना कहीं आती है। याद रखिएगा, चूंकि म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम है तो जो एफ के होता है काइनेटिक फ्रिक्शन वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर लाई करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है या स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो जवाब यह आएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से ज्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, और कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होता क्या है कि आपको फ्रिक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। यहां पर 4 स्टेप्स बने हुए हैं, 4 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल फोर्स निकालेंगे बॉडी पे। अच्छा, ये तब की बात, कैलकुलेशन की बात कर रहे हो जब बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी। याद रखिएगा, ये तब की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं जब बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप नॉर्मल फोर्स निकालोगे, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालोगे। जाहिर सी बात है नॉर्मल फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बना करके ही निकाल पाएंगे। फिर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालिए। फिर अब आप देखिए, फ्रिक्शन को छोड़ करके देखिए कि कौन सा फोर्स है जो बॉडी पे लग रहा है, और उसमें से उन फोर्सेस को खोजिए जो बॉडी के मोशन के लिए जिम्मेदार हो, और उनका रिजल्टेंट करिए। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ढूंढ लीजिए, और आखिर में आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कितना होगा। देखिए, सिर्फ नॉर्मल फोर्स जान लेने से या म्यू एस म्यू के जान लेने से आप फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आपको एफएम भी जानना होगा। एफएम कौन है? वो फोर्स जो बॉडी के मोशन के लिए जिम्मेदार है। और उसके बाद लास्ट में आप इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में अगर आपका जो एफएम है वो लिमिटिंग से कम है तो इसका मतलब बॉडी नहीं चल रही है और फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो गया। अगर आपका एफएम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग के बराबर हो गया। लेकिन अगर एफएम एफएल से ज्यादा है तो इसका मतलब बॉडी चल पड़ेगी। बॉडी पर अगर आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉडी चल पड़ेगी, और जब बॉडी स्लाइड कर गई तो स्लाइड करने की सिचुएशन में एफके के बराबर लगता है फोर्स, तो फ्रिक्शन एफके के बराबर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, प्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जानना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जानना होगा। उसके बाद ही आप तय कर पाएंगे मेरे भाइयों बहनों कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। ये तब की बात है जब बॉडी इनिशियली रेस्ट पे। अगर बॉडी को पहले से मोशन मिल गया या स्लाइड कर दिया, जैसे मान लीजिए एक सरफेस लीजिए और बॉडी को ऐसे स्लाइड करके छोड़ दीजिए, तब जो स्लाइड ही कर गया या स्लाइड करके ही छोड़ा है तो फ्रिक्शन तो काइनेटिक के बराबर होगा। जो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, यानी बिल्कुल स्लाइड करने ही वाला है,
उस वक्त फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई जस्ट स्लाइड करने की सिचुएशन आई है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आएगा। ठीक है, रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, रुका है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, और अगर स्लाइड है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक बात है। कुछ और सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए कम से कम कितना फोर्स लगाया जाए कि बॉडी स्लाइड कर जाए। अरे भाई लिमिटिंग फोर्स के फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगाइए तभी चलेगी। ज्यादा से ज्यादा कितना लगाएं कि न स्लाइड करे, तो उसके लिए भी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ज्यादा करना है। अब यहां पर कुछ सवाल हैं जिन पे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, बहुत सिंपल है। कहता है इस पे फ्रिक्शन फोर्स बताइए, F1 और F2 आपको दे रखा है। F1 और F2 देखिए, एक फोर्स यहां पर F1 लग रहा है और एक फोर्स यहां क्रॉस बना करके F2 है। इसका मतलब इस ब्लॉक में परपेंडिकुलरली लग रहा है। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा mg। ठीक, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। दूसरा फोर्स काम करेगा नॉर्मल। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्मल फोर्स कितना है, सबसे पहला काम है तो mg के बराबर कर देंगे। m कितना है 10 है और g कितना है 10 है, इट इज 100 न्यूटन। तो ये तो निकल आया। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा फोर्स ऐसा है जो मोशन के लिए जिम्मेदार है। जो F1 हॉरिजॉन्टल लग रहा है ये भी बॉडी को चलाना चाहेगा, और जो F2 होगा वो भी चलाना चाहेगा। अच्छा, उससे पहले हमें स्टेप नंबर 1 क्लियर करने के बाद हमें यह भी तो जान लेना होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन भी जानना जरूरी होगा। ठीक है, यहां पर म्यू की जो वैल्यू है वो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू 0.4 है, 5 है, और म्यू के की वैल्यू 0.4। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू 0.5 गिवन है, याद रखिएगा, यहां लिखा नहीं है लेकिन गिवन है। म्यू एस की वैल्यू 0.5 है और म्यू के की वैल्यू 0.4 है। तो मैं यहां पर सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करूंगा और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। म्यू एस कितना है बताएं, 0.5 मैंने बताया, इंटू में 10। ठीक है, और यहां से हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, और एफ के कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू में एन, तो म्यू के इंटू में एन यानी 0.4 इंटू में 10, दैट विल बी 40 न्यूटन। ठीक है, अब हमको यहां पर देखना है कि कौन सा फोर्स है जो बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कौन सा फोर्स है जो बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा है, यानी मुझे यहां पर एफएम को देखना है। तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो फोर्स है जो एफएम का काम करेंगे, F1 और F2, और दोनों 90 डिग्री पे, एक दो कैसे लग रहा है कैसे लग रहा है। तो F1 प्लस F2 करेंगे और वेक्टर सम रूल से इसको ऐड करेंगे, वेक्टर रूल से ऐड करेंगे भाई और बहनों। तो अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर हो जाएगा। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस में 30 स्क्वायर, और यहां से हमारे पास 50 आने वाला है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, फाइनल स्टेप में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगले स्टेप में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, और एनालिसिस हमारी कहती है कि जो एफएम है ना, जो एफएम यहां पर आपको दिख रहा है, दैट एफएम इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 है और एफएम भी 50 है, तो 50 के बराबर, 50 के बराबर ही आ जाएगा फ्रिक्शन, और बॉडी जो है वो जस्ट अबाउट टू मूव होगी, यानी बॉडी जस्ट चलने वाली होगी। ठीक है, तो वेरी इजी, पहला काम क्या करना है, एक बीडी बनाना है, दूसरा काम एफएल और एफके निकाल लेना है। अच्छा, कई बार सवाल में आपके पास म्यू के और म्यू एस ना दे करके सिर्फ एक म्यू देता है। इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना होगा, एफएल और एफके बराबर कर देना होगा। ठीक है, तो बहुत आसान पहला सवाल। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास में एक ब्लॉक दे रखा है, कुछ एंगल दे रखा है, और एंगल के बाद आपसे सवाल करता है कि बताइए यहां पर फ्रिक्शन कितना लगेगा। मास 10 kg है, ध्यान रखिए, मास 10 kg दे रखा है। चलिए, तो सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। देखिए यहां पर मैं सीधे सीधे mg cos 53 बना दे रहा हूं, राइट। mg ना बना करके सीधे मैंने उसका कंपोनेंट बना दिया, ये आ गया mg sin 53। ठीक है, यहां पर नॉर्मल आ गया और कोई फोर्स लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहां मुझे सबसे पहला काम है नॉर्मल फोर्स निकाल लेना।
तो नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, mg cos 53 करूंगा, ठीक है। तो मास है 10, GB है 10 और cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 53 की वैल्यू 3/5 आएगी, ठीक है, 3/5 आएगी। और यहां से 5 2 10 हो जाएगा और ये 60 न्यूटन आएगा। तो नॉर्मल फोर्स 60 न्यूटन आ गया। उसके बाद दूसरा काम होता है मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना। देखिए यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो म्यू की वैल्यू 0.6 दे रखा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू में n हो जाएगा यहां से, और म्यू इनटू में n 0.6 इनटू में नॉर्मल फोर्स कितना है, 60 है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, यहां पर एक ही म्यू दिया है तो इसी को म्यू एस भी मान लेंगे और इसी को म्यू के भी मान लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 36 न्यूटन, ठीक है। और अगर आप एफ के निकालना चाहते हैं तो एफ के भी 36 न्यूटन आएगा, ठीक है, एफ के भी 36 न्यूटन आएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये भी 36 न्यूटन आने वाला है मेरे भाइयों बहन। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी 36 आएगा, उसे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। यहां पर मुझे अब चाहिए एफएम। एफएम कौन है, जो बॉडी को चलाने की कोशिश करेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यहां पर mg sin 53 डिग्री है जो बॉडी को स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो एफएम की जगह हो जाएगा mg sin 53 डिग्री, ठीक है। तो यहां से mg 10 इंटू में 10 और sin 53 का मतलब हो गया 4/5, ठीक। यहां से 5 2 10 आ जाएगा और ये 80 न्यूटन आ जाएगा। और 80 न्यूटन का क्या मतलब हुआ, बॉडी स्लाइड करेगी नहीं करेगी, डेफिनेटली स्लाइड कर जाएगी, क्योंकि एफएम जो है वो लिमिटिंग से ज्यादा है। आप ध्यान दें, एफएम लिमिटिंग से ज्यादा है, और अगर एफएम लिमिटिंग से ज्यादा है तो जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक के बराबर होगा, स्लाइड कर जाएगी। और इत्तेफाक से काइनेटिक फ्रिक्शन भी 36 ही होगा, क्योंकि म्यू की एक ही वैल्यू दे रखा था, तो इसीलिए वो भी 36 है। तो यहां पर मैंने वही स्टेप फॉलो किया, देख रहे हैं आप, नॉर्मल फोर्स, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और फिर एफएम, और फिर इवैल्यूएशन, चौथा स्टेप। आइए यहां दीवार में देखिए, दीवार में इस तरीके से किया हुआ है, इसको समझते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास में एक म्यू एस और म्यू के दे रखा है, ठीक है। म्यू एस 0.5 है और म्यू के 0.4 है, दे रखा है इन्होंने। और यहां पर मास दे रखा है 250 न्यूटन का फोर्स और एक 120 न्यूटन का फोर्स, इस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। और आपसे सवाल क्या कर रहे हैं, आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि आप फ्रिक्शन फोर्स बताइए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर इसके ऊपर सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो mg हो जाए। mg मतलब 5 इंटू में 10 यानी 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन। मैं इसको W वेट बोल दे रहा हूं। उसके बाद यहां पर जब F1 से आपने दबाया है तो जवाब में आपको नॉर्मल फोर्स F1 ही मिलेगा। अब आइए यहां पर हम समझते हैं एक एक स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्टेप नंबर 1 नॉर्मल फोर्स। चलिए तो स्टेप नंबर 1 नॉर्मल फोर्स हम देखते हैं। देखिए नॉर्मल फोर्स यहां पर क्या है, यहां पर नॉर्मल फोर्स है F1 के बराबर, विच इज 250 न्यूटन, ठीक है। देखिए नॉर्मल फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम से ही पता चलेगा। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में भी तकलीफ है तो फिर तकलीफ ही वाली बात है। तो यहां पर F1 हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना। तो लिमिटिंग और काइनेटिक यहां अलग अलग आएगा, क्योंकि म्यू एस म्यू के अलग अलग है। तो लिमिटिंग आएगा 0.5, ठीक है, लिमिटिंग आ जाएगा 0.5 इंटू में 250, अरे नॉर्मल फोर्स, तो यहां से आ जाएगा 125 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन, 125 न्यूटन, ठीक। उसके बाद एफ के क्या आ जाएगा 0.4 इंटू में 250, है ना, ये आ जाएगा 100 न्यूटन। तो ये दोनों निकल आए। अब हमको वो फोर्स चाहिए जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स चाहिए। तो उसके लिए बहुत सिंपल है मेरे भाइयों बहनों, वेरी इजी, हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए एफएम यहां पर वो होगा जो बॉडी को चलाएगा। अब आप इमेजिन करिए कि दीवार पे बॉडी को आपने लगा रखा है, इसे कौन स्लाइड कराएगा, इसका एक तो वेट और एक फोर्स देखो ऐसे भी लगा रहे हैं, मतलब ब्लॉक अगर यूं लगा हुआ है तो ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, तो वो भी तो चलाने की कोशिश करेगा।
यानी ये फोर्स भी चलाने की कोशिश करेगा, 120 वाला और इधर 50 वाला। तो Fm जो होगा वो आएगा F2 प्लस W, और F2 और W दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो सीधे सीधे Fm आ जाएगा अंडर रूट 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर प्लस में 50 का स्क्वायर, फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट 130 न्यूटन। और ध्यान देना यहां पर जो Fm आया है, यहां पर 130 आया है, वो क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं है। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन 125 है और ये 130 है, तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो क्या होगा, बॉडी स्लाइड करने लग जाएगी, और अगर बॉडी स्लाइड करने लग जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, यानी फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, तो जब आपको वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना हो तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि बॉडी की सिचुएशन क्या है। कई बार ये सवाल में आपको बता देगा कि भाई हमने पहले से चला के छोड़ा है, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि स्मूथ सरफेस फिर रफ सरफेस, तो स्मूथ में से चला और फिर रफ पे आया, तो रफ पे आया तो फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये भी एक सवाल है, बढ़िया सवाल है और आसान सवाल है। यहां पर एक कार्ट है, हमसे पूछ रहा है कि ये कार्ट एक्सेलरेट हो रहा है, देखिए एक्सेलरेशन दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है। सबसे पहली बात, इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। सबसे पहले इस पे ऊपर mg बना देंगे हम, mg मतलब 2 × 10, एंड 2 × 10 कितना हो गया, 20 न्यूटन। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि ये फ्रेम है, एक्सेलरेट हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उसके कांटेक्ट में ब्लॉक है, तो इसके ऊपर लगेगा स्यूडो लगेगा पीछे की तरफ, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यही नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों यहां पर नॉर्मल ma के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम था हमें नॉर्मल निकालना। देखिए नॉर्मल क्या, हम नॉर्मल बता दे रहे हैं, नॉर्मल ma के बराबर आएगा, दिस इज द स्यूडो फोर्स। क्यों, आपको याद होगा कि अगर कोई फ्रेम एक्सेलरेट होता है और उसके कांटेक्ट में कोई बॉडी होती है तो उस पर स्यूडो लगता है, विच इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन। तो मैंने वही बनाया। मास कितना है जी, 2 kg है, और एक्सेलरेशन इज 20, और नॉर्मल फोर्स आ गया 40 न्यूटन। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम हमारा होता है कि हम लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन निकाले। अब चूंकि देखो म्यू की एक ही वैल्यू दे रखी है 0.6, दिख रहा है ना आपको, तो इसलिए हमको लिमिटिंग और काइनेटिक बराबर कर देंगे। लिमिटिंग इज इक्वल टू काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू इनटू में एन। व्हाट इज म्यू, म्यू इज 0.6, एन इज 40, एंड विल बी 24 न्यूटन, राइट। और हमको इवेलुएट करने से पहले जो आखिरी स्टेप है वो स्टेप है Fm निकालना, यानी वो फोर्स जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये ब्लॉक देखिए इस के कांटेक्ट में है, उसको स्लाइड करने के लिए कौन जिम्मेदार है, mg, तो यहां पर mg हो जाएगा। ठीक है, mg हो जाएगा, mg यानी 2 × 10 20 न्यूटन है ना, वो तो मैंने लिख रखा है वैसे भी 20 न्यूटन। ठीक है, अब ध्यान देना है, इवैल्यूएशन करना है। Fm जो है 20 है और लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 है, तो Fm जो है वो कम है लिमिटिंग से। अगर Fm कम है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, लिमिटिंग से कम है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, और जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन Fm के बराबर आ जाता है, फ्रिक्शन Fm के बराबर आ जाता है। तो फ्रिक्शन Fm कितना है, 20 है, तो 20 न्यूटन के बराबर फ्रिक्शन लगेगा। देखो यहां पर क्या होता है ना, एक स्टेप पे हमको जाके इवैल्यूएशन करना होता है, इसीलिए ज्यादातर लोगों को फ्रिक्शन के कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लास्ट में हमको एनालाइज करना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल पे नजर डालते हैं अपनी। कहता है दो मास है ए एंड बी 10 kg 5 kg रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड विद द स्टीम पाइप फ्रिक्शनलेस सरफेस, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडी फ्रिक्शन of A with table is 0.2, the minimum mass of C may be placed on to prevent it from moving। देखिए एक बात समझिए, सबसे पहली बात हमको C का मास पूछ रहा है, हमको C का मास नहीं पता है, मान लो M, A का मास है 10 kg और B का मास है 5 kg। ध्यान से समझना, हमसे पूछ रहा है M की मिनिमम वैल्यू बताइए कि ये स्लाइड ना करे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फिर बात करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले mg यानी 5 × g। देखिए यहां पर इसी जगह पे म्यू है, म्यू इज 0.2, ठीक है, म्यू कितना है
0.2 है, म्यू इज 0.2। ठीक, यहां पर इस जगह की कोई बात नहीं की गई है। अच्छा, जब यहां पर होगा तो टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, और यहां पे भी टेंशन आएगा। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम इन दोनों को 1 यूनिट मान लेते हैं। यहां पर दोनों का वेट काम करेगा 10 प्लस 5, 10 प्लस सॉरी m, 10 प्लस m इंटू में g, और यहीं पर ये नॉर्मल फोर्स बन गया। देखो इस पूरे सिस्टम को टी चलाने की कोशिश कर रहा है राइट साइड में, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। चलिए सबसे पहला काम तो मुझे अभी यहां पर देखो फ्रिक्शन कैलकुलेशन नहीं कहा है आपसे, आपको सी की मिनिमम वैल्यू बोला है। अब यहीं से आपको दिमाग लगाना है। तो सबसे पहली चीज तो ये है मेरे भाइयों बहनों कि ये सिस्टम को चलाना नहीं है, सिस्टम को चलाना नहीं है। अगर सिस्टम नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, तो इस मामले में देखेंगे t इज इक्वल टू 5g, द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, t इज इक्वल टू 5g। ठीक, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब यहां पर नॉर्मल फोर्स, इस यहां पर जहां की बात हो रही है नॉर्मल फोर्स 10 प्लस mg है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू एस इनटू में नॉर्मल फोर्स। तो म्यू एस कितना है जी, वहां का 0.2 है, दे रखा है इन्होंने, और नॉर्मल फोर्स के तौर पे हो जाएगा 10 प्लस mg। हम चाहते हैं कि ये स्लाइड ना करे, प्रिवेंट करना है। देखो ना लिखा हुआ प्रिवेंट। अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि इसको चलाने की कोशिश कौन कर रहा है। अगर आप ध्यान दें तो टी है जो इसे स्लाइड कराना चाहता है, तो टी की वैल्यू या तो लिमिटिंग से कम होना चाहिए या हद है उसके बराबर होना चाहिए। टी की वैल्यू या तो लिमिटिंग से कम होना चाहिए या हद से हद उसके बराबर होना चाहिए, अगर आप चलाना नहीं चाहते तो की बात कर रहा हूं। तो टी की वैल्यू है 5g मेरे भाइयों बहनों, और लेस और इक्वल टू में आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी 0.5 इंटू में 10 प्लस mg। ठीक, ये हमारे कहानी 0.5 है कि 0.2 है, 0.2 है, यहां गड़बड़ी करती। ठीक, तो भाइयों और बहनों g से g चला गया, और 0.2 से इसको डिवाइड दे कर लो, 0.2 से डिवाइड कर लोगे तो आएगा 25 ग्रेटर और इक्वल टू 10 प्लस m। ये 10 उधर चला जाएगा तो m को हम लिख पाएंगे ग्रेटर और इक्वल टू 15। तो अगर हम चाहते हैं कि स्लाइडिंग ना हो तो m की वैल्यू या तो 15 होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, या तो 15 या तो उससे ज्यादा। हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए मिनिमम वैल्यू, तो 15 कम से कम होगा, तो m की जो मिनिमम वैल्यू बनेगी दैट विल बी 15 kg। कम से कम आप 15 kg लोगे तभी ये प्रिवेंट हो पाएगा स्लाइडिंग से। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी बात कर दी मैंने आपसे। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल और आपके सामने आ रहा है, कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f सच दैट द ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। अगेन हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि ये स्लाइड ना करे। चलिए आइए पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तब जाकर के कोई चीज हमको समझ में आएगी। फ्री बॉडी डायग्राम में यहां पर काम करता है √3g, है ना, mg काम किया, और इस f का दो कंपोनेंट बन जाएगा। एक कंपोनेंट इधर बनेगा अगर ये 60 डिग्री है तो, एक बनेगा f cos 60 डिग्री, और इधर बनेगा f sin 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल। अब यहां पर नॉर्मल फोर्स यूं आएगा। अब ध्यान देना है आपको, नॉर्मल फोर्स कितने के बराबर होगा। सबसे पहले तो नॉर्मल फोर्स के लिए आप देखोगे कि नॉर्मल फोर्स जो है वो बराबर है इस √3g के और साथ में f sin 60 के, √3g और प्लस में f sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, √3/2 होती है। ठीक है,
√3/2 √3g प्लस में f इंटू में √3/2। ठीक है, सिंपल है। तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स के बाद म्यू की वैल्यू तो दे रखी है इन्होंने, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा जरा बताइए, म्यू इंटू में n। तो म्यू कितना है 1/2√3 और ब्रैकेट में आपके पास है √3g प्लस f √3/2। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसको अंदर एंट्री करवा देंगे तो g/2 हो जाएगा। g की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं तो ये 5 हो जाएगा और प्लस √3 से √3 चला जाएगा और f/4 बचेगा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अच्छा, यहां पर fm कौन है जो चलाने की कोशिश करेगा, f cos 60। fm इज f cos 60। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है तो यहां हो जाएगा f/2। हम क्या चाहते हैं, ये मूव करे या ना करे, मूव ना करे तो जो fm होना चाहिए दैट शुड बी लेस और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो fm कितना है, f/2 है, दैट शुड बी लेस और इक्वल टू 5 प्लस में f/4। आप उधर ले जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर f/4 आएगा, दैट शुड बी लेस और इक्वल टू 5 और f की वैल्यू लेस और इक्वल टू 20 न्यूटन होनी चाहिए। या तो 20 होनी चाहिए या तो उससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको f की चाहिए तो दैट विल बी 20 न्यूटन। ठीक है, f की मैक्सिमम वैल्यू विल बी 20 न्यूटन। तो आपके यहां ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, डज नॉट स्लाइड। तो वहां आपको इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई क्या सिचुएशन है जो फ्रिक्शन के साथ उसका कोई रिलेशन है या नहीं है, और जब आप उसको रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे तभी आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको फ्रिक्शन के कैलकुलेशन, उसमें मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स की सारी बातें समझ में आई होंगी। देखिए, मैं आपको ऐसे छोटी और भी वीडियोस लेकर के आऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा मुझे, और अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स आपको जानना है या पढ़ना है तो मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उसकी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं भाई और बहनों, इसको कंटिन्यूटी में बिल्कुल रखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।